हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नजर दुनिया पर, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय समाचारों को भारत के परिप्रेक्ष्य में दिया जाता है और वो समाचार दिए जाते हैं जो आपको आमतौर पर दूसरे समाचार माध्यमों से नहीं मिलते। तो आज की बड़ी खबर है, अमेरिका ने भारत को एक और छूट दी है। ईरान विरोधी पाबंदियों में जो छूट दी है दूसरी, अब से पहले तो जो छूट थी उसका अनाउंसमेंट, घोषणा की गई थी कि मार्च 2019 तक भारत भी 7 और देशों के साथ ईरान से तेल खरीद सकता है। लेकिन अब दूसरी बात ये बताई गई है कि चाबहार बंदरगाह, जिसको भारत विकसित कर रहा था, वो कर सकता है और बंदरगाह से अफगानिस्तान की सीमा तक रेल लाइन बिछा सकता है। यानी अमेरिका ये कह रहा है कि अफगानिस्तान का हम भला चाहते हैं और इसलिए हमने भारत को एक तरह से छूट दी है। ये इस पर हम चर्चा करेंगे कार्यक्रम के अंत में। दूसरी खबर है जमाल खाशोगी की हत्या के बारे में। पीटीआई ने जेनेवा से खबर दी है कि यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल की बैठक में कल अंतर्राष्ट्रीय दबाव में सऊदी अरब के ह्यूमन राइट्स कमीशन के प्रमुख बंदर बिन मोहम्मद अल ऐबान ने हत्या पर पछतावा और दर्द जाहिर किया है। उन्होंने जो अंग्रेजी में इस्तेमाल किया है वर्ड, वो कहा है हमें रिग्रेट और पेन है। उसके बाद ये आश्वासन दिया है कि हम पूरा प्रयास करेंगे कि अपने देश में मानवाधिकार की जो स्थिति है वो हाईएस्ट पॉसिबल स्टैंडर्ड, यानी संभावित सबसे ऊंचे मानक तक हम ले जाएंगे। इंसानों की हम कदर करेंगे, इंपॉर्टेंस जानेंगे, ये बात उन्होंने कही है। उसके बाद ये कहा है कि हत्या पर जांच जारी है और इस जांच का खास तौर पर जो निर्देश दिया है वो शाह सलमान यानी किंग सलमान ने दिया है और उन्होंने कहा है कि हत्यारों को सजा मिलनी चाहिए। इस परिप्रेक्ष्य में इस मीटिंग में 40 देशों के जो प्रतिनिधि थे, उन्होंने कहा कि सऊदी अरब को चाहिए कि सही बताए कि इसमें क्या हुआ है, कैसे हुआ है। और उसके बाद एक बात और कही है जो सऊदी अरब में बरसों से महसूस की जाती है कि वहां अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है, यानी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के कानून में सुधार की मांग की है। अगर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन वहां पर होता तो शायद जमाल खाशोगी की हत्या ना होती। वो अपनी सरकार को क्रिटिसाइज करता था, वॉशिंगटन पोस्ट में अपने लेख लिखता था और उसी के नतीजे में उसकी हत्या हुई बताई जा रही है। अब एक और खबर है, रॉयटर्स ने तुर्की के विदेश मंत्री मेवलुत कुवुसोगुल जो कल जापान यात्रा पर थे, उन्होंने उनका वक्तव्य रॉयटर्स ने दिया है। उन्होंने कहा है कि सऊदी अरब को बताना चाहिए कि खाशोगी के शव के साथ क्या हुआ। ये बात तुर्की बार बार दोहरा रहा है। इसके अलावा अल जजीरा ने जो खबर दी है वो ये है कि यूरोपीय कमीशन की जो प्रवक्ता है मंगलवार को मजा गोजिनविक, उन्होंने कहा है कि सऊदी अरब को चाहिए कि वो तुर्की के जांच अधिकारियों के साथ सहयोग करें। उन्होंने अब तक, चूंकि ऐसी खबरें कई बार आ चुकी हैं कि सऊदी अरब की जो जांच दल है, जो संयुक्त जांच दल की बात कही गई थी अब तक, उसमें सऊदी अरब पूरा सहयोग नहीं दे रहा। एक खबर पिछले दिनों थी कि जो कौंसिल जनरल मोहम्मद उतैबी का जो सरकारी आवास वहां पर है, उसमें पीछे एक कुआं है, उसको वहां का जांच दल देखना चाहता है। उसकी परमिशन, उसकी आज्ञा नहीं दी गई थी। तो ये बिल्कुल सिलेक्टिव इंफॉर्मेशन शेयर की जा रही है। यूरोपियन कमीशन के इस वक्तव्य से ये बात जाहिर हो रही है। इसके आगे एक तुर्की के सुरक्षा अधिकारी ने अल जजीरा को बताया है कि जो CIA, अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA की डायरेक्टर गिना हस्पेल पिछले दिनों तुर्की आई थी, उनको हत्या के सभी
सबूत दिखा दिए गए थे। आपको याद होगा जब ये हास्पेल वापस वॉशिंगटन पहुंची थी, उसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी अरब को इस हत्या का जिम्मेदार बताया था। अब से पहले यह भी बताया जा चुका है कि तुर्की ने वो ऑडियो रिकॉर्डिंग जिसमें हत्या का पूरा घटनाक्रम रिकॉर्डेड है, जो हत्या कैसे हुई, क्या हुई, मोहम्मद उतैबी ने उस अपने कमरे में जो कुछ वो लोग कर रहे थे, जो रोग किलर्स थे, उनको रोकने की बात कही थी। और जो फोरेंसिक एक्सपर्ट सऊदी अरब का जो अपने साथ हड्डी काटने की आरी लेकर के आया था, उसने किस तरह से दूसरों को खामोश किया था, ये सारी बातें ऑडियो रिकॉर्डिंग में आ चुकी थी। तो तुर्की का जो सुरक्षा अधिकारी है उसने अल जजीरा को बताया है कि गीना हास्पेल को सारे सबूत दिखा दिए गए हैं। लेकिन एक दिलचस्प बात है जो अभी मैं 2 दिन पहले मैंने आपको बताया था कि सऊदी अरब अपने तरीके से मीडिया मैनेज कर रहा है, जिसमें CNN को खाशोगी के 2 बेटों का इंटरव्यू कराया गया, जिसमें उन्होंने अपने ही पिता की हत्या को एक आम मौत की तरह से पेश करने की कोशिश की। उसके अलावा प्रिंस अल वलीद जो 2 दिन पहले ही जेल से छूटे हैं 1 साल के बाद, उन्होंने भी ये बात कही थी कि अगर जांच का नतीजा सामने आएगा, जब जांच हो चुकी होगी, तो इसमें रॉयल फैमिली यानी MBS और किंग सलमान उनके वो इसमें लिप्त नहीं पाए जाएंगे। तो अब इसमें सऊदी अरब की तरफ से एक और कोशिश हुई है। उस कोशिश के तहत मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फत्ताह अल सीसी उन्होंने एक नई बात कही है। उन्होंने कहा है कि मीडिया कवरेज जो है उसने बड़ी नकारात्मक रोल अदा किया है, और उन्होंने ये बात कही है कि हमें रुककर सऊदी अरब की न्यायिक संस्थाओं की जांच के नतीजे की घोषणा का इंतजार करना चाहिए। तो ये एक तरह से उन्होंने ये नहीं कहा कि तुर्की का जांच दल जो है उसके नतीजे सामने आने दे, जो अब तक बहुत कुछ आ चुका है, पब्लिक डोमेन में है, लेकिन वो अब ये कह रहे हैं कि सऊदी अरब के जो न्यायिक संस्थान है, यानी उनकी वहां की पुलिस, वहां की जांच, वहां का जो जुडिशियल सिस्टम है, उसके नतीजे में, जांच के नतीजे में जो घोषणा होगी, हमें उसका इंतजार करना चाहिए। आपको याद होगा सऊदी अरब ने सीसी को, जब मोहम्मद मुर्सी का तख्ता पलट करके ये हुकूमत में आए थे, तो अरबों डॉलर की सहायता सऊदी अरब ने मिस्र को दी थी। तो ये और इनका रुझान सऊदी अरब, इजराइल और अमेरिका की तरफ ज्यादा है, जबकि मोहम्मद मुर्सी जो मुस्लिम ब्रदरहुड के लीडर थे, जिनको जेल में रखा गया, अब उनको हटा करके इन्हें वापस लाया गया था। मोहम्मद मुर्सी के जमाने में कायरो में कई ऐसे प्रदर्शन हुए थे जिसमें इसराइल के साथ रिलेशंस के खिलाफ लोग सड़कों पर आए थे। अब ये उन्होंने एक तरह से तुर्की, मिस्र ने अपनी सऊदी अरब से दोस्ती एक तरह से जाहिर की है। अगला समाचार है पाकिस्तान से। वहां के अखबार डॉन ने ये रिपोर्ट दी है। उन्होंने कहा है कि यूनाइटेड नेशन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है द हेग, जो इनका यूरोपियन हेडक्वार्टर है, वहां पर सोमवार को, और उसमें बताया गया है कि इस्लाम और पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निंदा की टिप्पणियों की जो आरोपी आसिया बीबी, जिनको पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने बेगुनाह बता करके छोड़ दिया है, और उनके जो वकील हैं सैफुल मुलूक, वो अपनी मर्जी से देश छोड़ करके नीदरलैंड गए हैं। अब से पहले सैफुल मुलूक ने यह बात कही थी कि मुझ पर यूनाइटेड नेशन ने दबाव डाला और मुझे एक हवाई जहाज में बिठा दिया मेरी इच्छा के खिलाफ। अब यूनाइटेड नेशन को इसके जवाब में प्रतिक्रिया के तौर पर ये डिनाई करना पड़ा है कि नहीं, हमने कोई दबाव नहीं डाला और हम किसी पाकिस्तानी पर कैसे दबाव डाल सकते हैं। खबर यह है कि जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो पूरे पाकिस्तान में जिस तरह से प्रदर्शन हुए, तो ये जो सैफुल मुलूक जो वकील आसिया बीबी के रहे हैं, उन पर भी हमले की आशंका बढ़ी और उनको कुछ यूरोपियन कंट्रीज की जो एम्बेसीज, फॉरेन मिशंस इस्लामाबाद में हैं, उन्हें वहां पर एक तरह से शरण दी और फिर उनको पब्लिक में जाए बगैर हवाई जहाज में बिठा करके नीदरलैंड भेज दिया, जिस पर सैफुल मुलूक ने कहा कि मेरे साथ जबरदस्ती की गई है
और यूनाइटेड नेशन ने अब इस बात से इनकार किया है कि हमने कोई दबाव उन पर नहीं बनाया। अंत में मैं चर्चा करता हूं उस पहली खबर की जिसमें अमेरिका ने भारत पर चाबहार के विकास और चाबहार बंदरगाह से अफगानिस्तान के सीमा तक रेल लाइन के विकास के लिए छूट दी है, उसके बारे में इकोनॉमिक टाइम्स के ललित झा वॉशिंगटन में हैं। उन्होंने रिपोर्ट लिखी है। उन्होंने कहा है कि चाबहार के विकास की छूट और अफगानिस्तान तक की रेल लाइन की जो विकास है उसके लिए छूट जो दी गई है वो एक तरह से भारत पर भरोसा जताया है और चूंकि अमेरिका की विदेश नीति का हिस्सा है जिसमें यह बताया गया है कि भारत का अफगानिस्तान के विकास में एक विशेष योगदान है, इस योगदान की वजह से ये चाबहार का विकास और रेल लाइन के विकास की अमेरिका ने छूट दी है। और ललित झा ने स्टेट डिपार्टमेंट के यानी वहां के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता को कोट करते हुए कहा है कि ये लंबे विचार विमर्श के बाद विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने चाबहार के विकास से संबंधित और रेल लाइन के बारे में ये छूट दी है और ऐसा सामान जिन पर प्रतिबंध नहीं है ईरान के खिलाफ उसको ले जाने के लिए और अफगानिस्तान में इस्तेमाल होने वाली चीजों वस्तुओं को ले जाने के लिए छूट दी है। इसके अलावा अमेरिका ने भारत को बाकी 7 देशों के साथ यानी कुल 8 देश हैं जिन्हें छूट दी है तेल आयात करने की इस सख्त प्रतिबंधों के बावजूद। उसके आगे मैं आपको बताऊं कि 5 नवंबर को जब पोम्पियो ने ब्रीफ किया है वॉशिंग्टन में पत्रकारों को, वो मैंने पूरी वीडियो देखी है और उनकी वेबसाइट पर जो बयान है उस स्क्रिप्ट में जो वहां पर पत्रकार जिन्होंने सवाल किए थे उन सवालों के बारे में और उनके जवाब भी अभी भी उनकी वेबसाइट पर हैं। बहुत खास बात उसमें एक चीज सामने आई है कि उन्होंने कहा कि जो हमने ये प्रतिबंध लगाए हैं इसका उद्देश्य ईरान को मध्य पूर्व एशिया बल्कि पूरे विश्व में हिंसा और अस्थिरता फैलाने वाली गतिविधियों को रोकना है। और उन्होंने जो एक लफ्ज इस्तेमाल किया है उन्होंने कहा है कि वी वांट टू स्टार्व द इरानियन रजीम। स्टार्व का मतलब उनके पास कोई पैसा ना रहे, बिल्कुल फक्कड़ हो जाएं और वो अपनी कोई कार्रवाई कोई पूरे क्षेत्र में जिस तरह से वो एक्टिव है और उनका इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है और उनके मुताबिक उनके अनुसार आतंकवाद को जिस तरह से वो सपोर्ट कर रही है ईरान की सरकार वो रुक जाए। अब इस समय पर यह बात एक बहुत दिलचस्प है कि वहां पर अल जजीरा के रिपोर्टर जिनका नाम जेम्स बेस है उन्होंने एक प्रश्न किया। चूंकि ये मैं बताऊं कि अल जजीरा कतर से है और कतर के साथ सऊदी अरब और 3 और देशों यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, बहरीन और इजिप्ट, इन 4 देशों ने अचानक पिछले साल कतर के साथ सारे ताल्लुकात खत्म कर दिए थे, आना जाना सब कुछ बंद कर दिया था। कतर एक तरह से आइलैंड की शक्ल में है और उस कतर को अब ईरान और तुर्की अपने यहां से सप्लाईज दे रहे हैं और जो अरब देश हैं, पड़ोसी देश हैं, उनसे कतर का आना जाना बिल्कुल बंद है। तो वहां का जो टेलीविजन स्टेशन है अल जजीरा, उसके पत्रकार ने सवाल किया अमेरिका के विदेश मंत्री पोम्पियो से। उन्होंने कहा कि ईरान की जो अस्थिरता फैलाने वाली गतिविधि हैं वो सऊदी अरब की गतिविधियों से कैसे अलग हैं। उनका समझना है कतर का कि पूरे क्षेत्र में जिस तरह से आतंकवाद फैला है और कई और देश इस क्षेत्र के ये समझते हैं कि उसमें सऊदी अरब का योगदान, उसका सपोर्ट, उसकी आइडियोलॉजी वो है। उसके बाद में जो बात पोम्पियो ने कही है वो बहुत दिलचस्प है। पोम्पियो ने कहा कि लेबनान में हिजबुल्लाह को जो समर्थन है उससे अमेरिका और इजराइल के लिए खतरा है, यानी ईरान जो सपोर्ट करता है। दूसरी बात उन्होंने कही यमन में हूथी को जो समर्थन है उससे उस देश में एक तरह से युद्ध का कारण बना हुआ है। तीसरी बात जो उन्होंने कही वो ये कहा कि इराक में ईरानी गतिविधियां जो हैं वो इराकी सरकार को कमजोर करती हैं और शिया मिलिशिया जो वहां पर एक फोर्स जिसमें दाइश के खिलाफ जंग लड़ी है
उसको जो मदद है वो उससे इराकी जनता के हित के खिलाफ है। सीरिया में ईरान का जो प्रयास है उसको भी उन्होंने गलत बताया है। आपको याद होगा कि सीरिया की सरकार और इराक की सरकारों ने ईरान के मिलिट्री एडवाइजर्स को बुला करके अपने यहां जो दाइश और आतंकवादी गुटों के खिलाफ युद्ध लड़ा है वो उसकी प्रशंसा करते हैं ईरान के सहयोग की, लेकिन अमेरिका ये कह रहा है कि ये अस्थिरता फैला रहे हैं। उसके बाद जो आगे बात कही है कि उन्होंने कहा कि जब से हमारी सरकार आई है, ट्रंप की सरकार, तब से सऊदी सरकार जो है वो इस क्षेत्र में हमारी आतंकवाद विरोधी प्रयासों में सहायता कर रहा है। और ये साफ है, उन्होंने ये कंक्लूजन दिया उस सवाल के जवाब में कि ये साफ है कि ईरान मध्य पूर्व एशिया में अस्थिरता फैलाने वाली ताकत है। आपको ये मेरा कार्यक्रम नजर दुनिया पर कैसा लगा? आप वीडियो के नीचे जो कमेंट्स हैं उसमें कमेंट जरूर लिखें। इसके अलावा अगर आप लोगों में से किसी ने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो, चूंकि इस कार्यक्रम में विदेशों में होने वाली सारी घटनाएं और उसका देश पर, हम पर क्या असर होने वाला है ये बताया जाता है, इसलिए आप उसको सब्सक्राइब जो लाल रंग का लिखा है उसे क्लिक करें, उसके बाद एक घंटी नजर आएगी उसको क्लिक करें और इससे आपको जैसे ही नई वीडियो अपलोड होगी तुरंत आपको मिल जाएगी। आप मेरे इस कार्यक्रम को फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मैं इसी के साथ लेता हूं इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया, जय भारत, जय हिंद।